हेलो 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 गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। आप लोगों की तैयारी आपके हाल से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। अब जरा सुनिए, आज की वीडियो किस बारे में है, हम थोड़ा सा उसको बता देते हैं। आज की वीडियो है एक रिविजनरी वीडियो। किस सब्जेक्ट की? देखो, आपका जो सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं उनका एक सबसे प्यारा दुलारा सब्जेक्ट है मॉड्यूल 2 के अंदर, जिसका नाम है सिक्योरिटीज लॉ, है ना, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। उसके अंदर एक चैप्टर है म्यूचुअल फंड। ऑल्दो प्राइमा फेसी वो काफी इजी चैप्टर लगता है, बट अगेन बच्चे जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। ये चैप्टर ए कैटेगरी का चैप्टर है। ए कैटेगरी का मतलब क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भयंकर इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उम्मीद करके चलिए कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, एक से दो क्वेश्चन पक्का आने हैं यहां से, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड डेली लाइफ में म्यूचुअल फंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एटलीस्ट अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, उसको तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। तो इस चैप्टर को छोड़ने की गलती आप लोगों को गलती से भी नहीं करनी। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा साथ में कि अगर कोई बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव का नहीं है, किसी और कोर्स का है, बट उसके सिलेबस का पार्ट है म्यूचुअल फंड्स, तो अगर उसको एक अच्छा खासा आइडिया चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में तो डेफिनेटली इस वीडियो में वो भी कवर हो जाएगा। सो रिलैक्स होकर आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं। और आप लोग देखो, ये वीडियोस से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए आपकी? सिंपल, ये रिविजनरी वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा तह तक नहीं जाएंगे, बाल की खाल नहीं निकालेंगे, बट हां, मैं उतना जरूर करा दूंगा कि लॉजिकली समझकर रिटेन करने में आपको आसानी हो। रटवाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि जल्दी जल्दी आगे भागे, उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो तो आप खुद भी कर लेते हैं। इस वीडियो का या इन आगे आने वाली वीडियोस का पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को आइडिया इतना मिल जाए कि आप लोग समझकर उन चीजों को ज्यादा जल्दी अच्छे से रिटेन कर पाए। और डेफिनेटली एग्जाम में परफॉर्म करते टाइम भी आप लोगों को मेरे शब्द गूंजेंगे तो आप लोगों को इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या होता है म्यूचुअल फंड, सबसे पहले तो ये समझते हैं। अच्छा हाँ, मैं यहां पे जो फॉलो कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मैं सीएस एग्जीक्यूटिव का जो मॉड्यूल है, आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, उसे फॉलो करूंगा। अगेन इसमें से जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको अवॉइड करेंगे, बट मोस्टली चीजें आपके लिए रेलिवेंट हैं। देखो, अगर मैं इन्हीं नोट्स को, इसी बुक को फॉन्ट चेंज करके अपने नोट्स कंसीडर करूं कि हाँ हाँ मेरे नोट्स हैं, उसमें कोई सेंस नहीं है यार। जो एक बेस मटेरियल है हम क्यों ना उसको फॉलो करें, जो हमारा इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट आप लोग वो पढ़ के जाएं। तो म्यूचुअल फंड क्या है जरा देखते हैं। देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। जो म्यूचुअल फंड, देखो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। देखो, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी सहमति से। देखो, म्यूचुअल मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी काम करें उसे कहते हैं म्यूचुअल। जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, उसी तरीके से एक चीज है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल क्या मतलब हुआ? म्यूचुअल का मतलब हो गया कि आपसी सहमति से। फंड का मतलब क्या हुआ? फंड मतलब इकट्ठा। एक कुआं है, एक कुआं बना दो और उसमें म्यूचुअली यानी कि कई सारे लोग क्या करेंगे, फंड यानी कि पैसा डालेंगे। पैसा डालेंगे किस लिए डालेंगे सर? क्या जलाने के लिए? अरे बिल्कुल नहीं। इस पैसे को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, जिसको टैक्स बचाना होगा वो अलग अलग इन्वेस्टर्स होंगे, जिसको रिटर्न्स कमाने हैं वो अलग अलग इन्वेस्टर्स होंगे। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उनका कॉमन होना चाहिए। और उस फंड का पैसा, इस फंड का पैसा क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट कर दिया जाएगा इन द कैपिटल मार्केट। आप जाके कैपिटल या मनी मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे एंड वहां से जो भी रिटर्न आएगा उसको ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स थे उनको प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है यार। देखो, एक अकेला बंदा इन्वेस्ट करने जाएगा तो उस तरह के फायदे नहीं उठा पाएगा जितना अगर आप म्यूचुअली यानी कि गुट में जाएंगे तो ज्यादा रिटर्न ला पाएंगे। आपको पता है ना यार, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है और एक बंच ऑफ लकड़ियों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वही फिलॉसफी यहां पे हुई है। यहां पे एक तरीके से सिनर्जी पे काम किया जाता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की बजाय आप क्या करते हो, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो और बड़ा रिटर्न मिलता है, उसके बदले में आप बड़े रिटर्न को एंजॉय करते हैं। अब देखो, म्यूचुअल फंड आप इस तरीके से समझ के चलिए कि आज कोई नई बात नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड की मैं इतिहास की बात करूंगा तो इसका इतिहास बड़ा सही है। आओ जरा देखते हैं कब से है। ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में कब से चालू हुआ? तो सबसे पहले 1963 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंडिया एंटर करा था। 1963 की बात कर रहा हूं मैं, कितनी पुरानी बात है। उस टाइम पे जो सबसे पहली कंपनी थी वो कौन सी थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई नाम आपने जरूर सुना होगा। यूटीआई का आई थिंक स्कैम 1992 अगर आपने देखी हो तो उसमें भी यूटीआई का जिक्र हो रखा है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही क्या थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। उसने क्या करा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड का क्या करा था, पिलर डाला था इंडिया के अंदर।
अगेन यार देखो, उस टाइम पे काफी चीजें नेशनलाइज थी, बैंकिंग सिस्टम नेशनलाइज था, तो इस वजह से जो इस तरह के बैंकिंग सेक्टर या फिर जो इकोनॉमी से रिलेटेड सेक्टर्स थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीडोमिनेंस किसका था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। ये 1963 की बात है। देन 1963 के बाद 87 के अंदर गवर्नमेंट के ही बैंक्स, कौन से, जैसे एसबीआई बैंक था, उसने क्या करा, एक म्यूचुअल फंड स्कीम निकाली, बिकेम दी फर्स्ट नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड। नॉन यूटीआई मतलब यूटीआई के अलावा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिसने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था, वो एसबीआई बन गई थी। अब देखो, अभी तक टिल 1987 कोई भी प्राइवेट प्लेयर एंटर नहीं कर रहा था, सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एंटिटीज एंटर कर रही थी। एंड 1993 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो आप लोगों को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि 1993 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें क्या हुआ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भूचाल आ गया और पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करे थे इन दिस इंडस्ट्रीज। तो देखो क्या हुआ, एंट्री ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन दिस सेक्टर। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन या कोठारी पायनियर वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यानी कि फर्स्ट म्यूचुअल फंड थी जिसने प्राइवेट इंडस्ट्री जब एंटर करी थी, तो ये लोग फर्स्ट लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया था। एंड देन उसके बाद अब आपको समझ आना चाहिए कि यहां पे पैसा इन्वॉल्व है। पैसा इन्वॉल्व है यानी कि लोगों को, भाई अगेन पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड पैसों को रेगुलेट तरीके से करना ये और भी ज्यादा जरूरी है। वरना भाई साहब, जो नीरव मोदी है, अगर मैं बात करूं विजय माल्या, ऐसे लोगों की भारत में कमी तो है नहीं, पैसा लेके फुर हो जाए, किसको क्या भरोसा। तो सेबी ने कहा, जो सेबी हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने कहा कि भाई इसके लिए भी मुझे एक रेगुलेशन लानी पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करेगी, सो दैट कोई भी उनको पागल बना के, जो यूनिट होल्डर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको पागल बनाकर उनके पैसे लेके ना भाग जाए। तो इसलिए सेबी ने क्या करा, सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए रेगुलेशंस लाई इन द ईयर 1996। 1996 में रेगुलेशंस आई थी, एंड उसके बाद एकदम स्मूथ प्रोसेस बन गया था म्यूचुअल फंड्स, और फुल फ्लेज तरीके से वो इंडिया में आ चुका था। धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता गया, और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स ने अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, वो भी बढ़ता गया। बीच में उतना ज्यादा नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर, बट आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई साहब लोग बिल्कुल दीवाने हो रखे हैं कि हाँ, लोग म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अब जरा समझते हैं। अब मैं आपको देखो बेसिक बेसिक कई सारी चीजें बताता हूं। म्यूचुअल फंड्स को अगेन एक स्ट्रक्चर होता है, हर चीज की एक हायरार्की होती है, किसने किसको बनाया, किस लिए बनाया, यह चीज समझना जरूरी है। तो आप समझिए, म्यूचुअल फंड की जो शुरुआत होती है, म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। एंड इस म्यूचुअल फंड के प्लेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो होता है इसका स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होता है? देखो स्पॉन्सर, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस टॉपिक को भी समझने से पहले आपने पहली बार जब नाम सुना होगा तो आपने सुना होगा कि जैसे वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, कोई विमला वो जो एक गुटको, जो विमल विमल होता है, उसने किसी रियलिटी शो को स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है? आयोजन करना, यानी कि उसने आयोजन करा है उस पर्टिकुलर इवेंट का। सिमिलरली स्पॉन्सर यहां भी वही मतलब है। स्पॉन्सर यानी कि ऐसा पर्सन, जब मैं बात पर्सन की कर रहा हूं तो इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, इट कुड बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी अ कंपनी एज वेल, ठीक है ना। तो ऐसे पर्सन जो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि शुरुआत करने वाला ही यही है, करता धरता सब कुछ। सिमिलरली जैसे कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसका प्रमोटर होता है, सिमिलरली एक म्यूचुअल फंड की स्कीम को बनाने के लिए उसका कौन होता है? स्पॉन्सर होता है। अब स्पॉन्सर ये काम खुद नहीं करता। स्पॉन्सर क्या करता है? देखो ध्यान से सुनो, स्पॉन्सर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी इंडस्ट्री में, मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक ठीक ठाक डिसेंट वैल्यू होती है, जिसके भरोसे लोग पैसे दे सकते हैं स्पॉन्सर की ऑर्गेनाइजेशन को कि वो उनका पैसा इन्वेस्ट करे। क्या होता है? स्पॉन्सर एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, एक ट्रस्ट बनाता है, और इसी को क्या कहते हैं? इस ट्रस्ट को ही हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो आप याद रखिएगा, अब आने वाले टाइम में मैं चाहे ट्रस्ट वर्ड यूज करूं या म्यूचुअल फंड यूज करूं, एक ही बात है। कोई म्यूचुअल फंड जो बनता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट बनता है, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ट्रस्ट बना है तो ट्रस्टीज भी होंगे। तो भैया इस ट्रस्ट के कौन होते हैं? कुछ ट्रस्टीज होते हैं। और ट्रस्टीज का काम क्या होता है? हमेशा से हम जानते हैं ट्रस्टीज का काम होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो भी ट्रस्ट ने इकट्ठे किए हैं, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दोज रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज के जो बेनिफिशियरी हैं उनके साथ विश्वासघात ना हो जाए, उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं? ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। तो ट्रस्टीज अपॉइंट करने का काम भी किसका होगा? स्पॉन्सर का होगा। अब जरा समझिए, ये जो ट्रस्ट है इसका काम क्या है? ये जो ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड है, इसका काम है ये एक ऐसा कुआं बना देंगे, पूल ऑफ रिसोर्सेज। यार कुआं समझो, बेसिक लैंग्वेज बता रहा हूं ताकि ये शब्द आपको दिमाग में रहेंगे। इसे कहते हैं पूल ऑफ रिसोर्सेज। और ये क्या करेगा?
ट्रस्ट जो है वो इनवाइट करेगा लोगों से, इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, कहेगा कि प्लीज आप एक काम करिए, छोटा छोटा अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना है, इन्वेस्ट करना है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आप इसमें इन्वेस्ट करिए। लोग क्या करेंगे, स्पॉन्सर की अच्छी खासी गुडविल है मार्केट में, उसके भरोसे लोग क्या करेंगे, इसमें कई सारे अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं 10,000 रुपए का एक लॉट डिसाइड कर दिया कि मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। अब 10,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और इसने लेट सपोज कितने लोगों ने कर दिया, 1000 लोगों ने क्या कर दिया, 10,000 रुपए दे दिए। अब 10,000 रुपए कितने हो जाएंगे, 000 और लगा दो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपए। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा जीरोस देख के ना चक्कर से आ जाते हैं, तो मैं इसलिए जरूर काउंट कर लेता हूं। 10,000 इंटू में 1,000 आप करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब 1 करोड़ रुपए जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, इन 1 करोड़ रुपयों को क्या किया जाएगा, मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि सिक्योरिटीज परचेज की जाएंगी, सिक्योरिटीज परचेज की जाएंगी। और वो सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, आपकी इक्विटी वाली सिक्योरिटीज हो सकती है, आपकी डेट सिक्योरिटीज हो सकती है। अभी आगे ही इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो प्लीज रिलैक्स, अभी आप मोटा मोटा समझिए सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज एक जनरल टर्म है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि सिक्योरिटीज परचेज करी जाती हैं अलग अलग कंपनीज की। और उन सिक्योरिटीज को परचेज कैसे किया जाता है, एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी। एक से क्या कर रहा हूं मैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको भी फॉर्म करने वाला कौन है, स्पॉन्सर या जो इसका जो ट्रस्ट है, यही इसको फॉर्म करता है। यानी कि सारी की सारी क्या है, फंड फैमिली है, एक तरीके से एक ही फैमिली होती है। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो फॉर्म होती है वो या तो स्पॉन्सर फॉर्म करता है या उसका ट्रस्ट फॉर्म करता है। तो आपको बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, इसमें बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, बिल्कुल आईआईएम से, हार्वर्ड से पास आउट, बढ़िया बढ़िया इंटेलिजेंट, जिन लोगों को मार्केट की भरपूर नॉलेज है, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है कि कैसे जो लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया है यहां म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इन पैसों को कैसे एकदम हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करें, जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, ये लोग सजेस्ट करते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है उस अमाउंट को। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सजेशन ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या किया जाता है, इन पैसों को, इन 1 करोड़ रुपए को सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए। याद रखिएगा, हमेशा ज्यादा रिटर्न कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है मार्केट में, ठीक है ना। हर तरह के अलग अलग लीवरेज होते हैं, अलग अलग लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो जिस तरह का फंड है उस तरह की आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, सजेशंस देती है, रिकमेंडेशन करती है कि आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप लोग अब जब आगे इस बुक के अंदर ही चाहे कहीं और भी किसी और रिसोर्स से आप पढ़ोगे, तो वहां पे दिखाया जाएगा कि असेट मैनेजमेंट कंपनी खुद क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि ट्रस्ट तो क्या है, एक एंटिटी है, सिर्फ असेट मैनेजमेंट कंपनी रेकमेंड कर रही है या वो खुद कर रही है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी, अब से मैं सिर्फ एएमसी वर्ड यूज करूंगा, इतना लंबा शब्द हम बार बार यूज नहीं करेंगे। एएमसी के रिकमेंडेशन पे उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब ध्यान से सुनो, जब आप सिक्योरिटीज खरीद लेते हो तो क्या होता है, सिक्योरिटीज के बाद आप उनको बेचकर उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। जो रिटर्न आता है उस रिटर्न को आप क्या करते हो, वापस जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था अमाउंट, ये जो 1000 लोग हैं, आप उनको रिटर्न कर देते हो, उनका जो रिटर्न होता है। अब बदले में म्यूचुअल फंड को क्या मिलेगा, देखो जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग एक अच्छा खासा कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन चार्ज करते हैं किस चीज के लिए, भैया अपनी कीमती सजेशंस देने के लिए। और जो कमीशन चार्ज करते हैं, अगेन वो इनके लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। और कमीशन चार्ज करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो उन लोगों को रिटर्न किया जाता है, इन्वेस्टर्स को। अब मेरी बात सुनिए, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है, कैश ले लेती है और बदले में शेयर इश्यू कर देती है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड जब लोगों से पैसे लेती है, इन 1000 लोगों से जब 1 करोड़ रुपए लिए होंगे, तो बदले में पता है क्या चीज इश्यू करी होगी, शेयर इश्यू नहीं करी होगी, उनको इश्यू किया होगा यूनिट्स। यूनिट कहते हैं, सिंपल, जैसे डिबेंचर्स होते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में हम एक टर्म यूज करते हैं यूनिट। और जैसे शेयर को, जिसको शेयर मिलता है उसको कहते हैं शेयर होल्डर, सिमिलरली यहां पे जो इन्वेस्टर है जिसको बदले में यूनिट मिलेगी उसको हम कहेंगे यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर यानी कि ये जो 1000 लोग हैं, ये जो 1000 लोग हैं जिनको बदले में क्या मिल रही है, यूनिट्स मिल रही हैं इन्वेस्ट करने के बदले, उनको हम कहते हैं यूनिट होल्डर। आ रही है बात समझ। अब जरा समझिए, ये पूरा का पूरा सीन हो गया। अब एक दो कैरेक्टर्स और बता देता हूं। एक पर्सन होता है जिसको कहते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियन, देखो नाम में ही पता चल रहा है कस्टोडियन। कस्टोडियन कहां से डिराइव हुआ है, कस्टडी से।
कस्टडी मतलब क्या हुआ? रखवाला, एक हिफाजत करने वाला एक पर्सन जो क्या करता है, जो सिक्योरिटीज परचेज करी गई हैं, मार्केट में सिक्योरिटीज परचेज करी गई हैं, इन सिक्योरिटी की जो कस्टडी जिसके पास होगी उसे कहेंगे कस्टोडियन। और एक और कैरेक्टर है जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी आप लोगों को नाम पता होगा यार। डिपॉजिटरीज, जब भी डीमेट फॉर्म में आपकी सिक्योरिटीज होती हैं तो इन सिक्योरिटीज को बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए जो बंदा होल्ड करके रखता है उसे क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी। आपके लिए याद करो, दो तरह के डिपॉजिटरीज इंडिया के अंदर है। कौन कौन से? एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। आई थिंक आप लोगों को ये बेसिक चीज पता होगी। तो ये जो दो डिपॉजिटरीज हैं, अगर डीमेट फॉर्म में हमारी क्या है, जो यूनिट्स हैं डीमेट फॉर्म में है सिक्योरिटीज, वो डिपॉजिटरी के पास होगी। फिजिकल फॉर्म में अगर हुई तो वो किसके पास होगी? कस्टोडियन के पास होगी। बात समझ आ रही है? ये तो था भैया बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज का? ये स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन या जो फंड फैमिली है, इसको हम कहते हैं पूरी फंड फैमिली। हर कैरेक्टर का अपना रोल है एंड आई थिंक इस चार्ट से आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया होगा कि कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हर कैरेक्टर का रोल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा स्पॉन्सर का, कि स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्पॉन्सर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा मिनिमम किसके अंदर? असेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी था कि किस कैरेक्टर का क्या रोल था इस पूरी की पूरी फंड फैमिली के अंदर। ओके, आइए अब जरा देखते हैं। अगर बाई चांस उस चार्ट के अंदर मैं कुछ चीजें नहीं बता पाया तो कोई बात नहीं, अभी पूरा चैप्टर बचा है दोस्त, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और उस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी चीज क्या है। आइए जरा समझे। मैं ना एक चीज कराता हूं, अब जरा समझिए पहले आपको। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। भैया एक बात बताओ, अच्छा खासा हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब मेरे पास 10,000 रुपए थे, जब आप म्यूचुअल फंड वाले हमसे 10,000 रुपए मांग रहे हैं मिनिमम, तो 10,000 रुपए जब मेरे पास खुद थे तो मैं डायरेक्टली जाके क्यों ना इन्वेस्ट करूं? डायरेक्टली मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करूं? मैं वाया एक म्यूचुअल फंड के क्यों इन्वेस्ट करूं? वो लोग तो हमसे कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो देखो यार, म्यूचुअल फंड के विभिन्न प्रकार के क्या हैं? एडवांटेजेस हैं। उनमें से देखो यार, दो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आपको समझने हैं। पहला एडवांटेजेस है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर वाली चीज पढ़ी होगी, कभी किसी चीज को जब लार्ज स्केल पे किया जाता है तो जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम हो जाती है। बात समझ आ रही है? कभी भी अगर किसी चीज की आप 100 यूनिट्स बनाओगे या मार्केट में जा रहे हो किसी चीज को, अगर लेट सपोज आप 1 किलो आलू खरीदने जा रहे हो तो वो आपसे 20 रुपए किलो चार्ज कर रहा है, बट आपने उससे कहा कि तेरे से 10 रुपए किलो आलू खरीदूंगा, तो वो कहता है ठीक है आप तो प्यारे कस्टमर हो, आपसे तो सिर्फ 18 रुपए लूंगा। ये ज्यादा खरीदने का बेनिफिट क्या हुआ कि आपको 2 रुपए सस्ता मिला। सिमिलरली आप जब इंडिविजुअली क्या करने जाओगे, शेयर्स खरीदने जाओगे या फिर डेप्ट सिक्योरिटीज खरीदने जाओगे, तो जो आपका ब्रोकर है वो आपसे थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगा। बट अगर यही म्यूचुअल फंड के फॉर्म में आप लोग बल्क में खरीदने जाओगे, 1,000 करोड़ की सिक्योरिटीज खरीदने जाओगे, तो ब्रोकर क्या कहेगा कि थोड़ा कम अमाउंट चार्ज करूंगा आपसे। ये बेनिफिट मिल जाता है किससे? म्यूचुअल फंड से। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट समझिए, इन्वेस्ट करने वाले, अगर मैं देखो, आप तो इंटेलिजेंट लोग हो, मैं भी थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट हूं, मार्केट की हमको नॉलेज है, बट एकदम एक नया बंदा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उसकी नई नई नौकरी लगी है, और वो चाहता है कि मैं सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करूं। अब यार एक बात बताओ, एक इंजीनियर पढ़ा लिखा तो है, बट आपको लगता है कि उसे सिक्योरिटीज मार्केट की नॉलेज होगी? नहीं होगी। तो एक बात बताओ, अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करने जाएगा, वो तो बिल्कुल आंख बंद करके इन्वेस्ट कर, काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है, वो तो ग्रीन रेड लाइट देख के वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार चल क्या रहा है। ऑन दी अदर हैंड, एक प्रोफेशनल जिसका काम ही यही है, उसने पढ़ाई भी इस चीज की करी है, दिन रात वो लोगों की सिक्योरिटीज खरीदता और बेचता है, उस बंदे को सिक्योरिटी मार्केट की नॉलेज ज्यादा होगी, तो जो रिस्क है वो कम कर देगा। कौन? वो प्रोफेशनल मैनेजर। तो इसी वजह से बेहतर होगा कि आप खुद से ना करके, अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद कर लो, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप थ्रू अ प्रोफेशनल मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो देखो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन देखो सिंपल सी बात है, 10,000 रुपए में आप सिर्फ एक सम, जैसे मान लो 2-3 कंपनीज के शेयर खरीद लोगे, बट अगर यही 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? 10 या 20 कंपनीज के अंदर भी शेयर खरीद सकते हो, आपका पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर लेट सपोज किसी 4 कंपनी से आपको प्रॉफिट हुआ है और 2 कंपनी से नुकसान हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा एक दूसरे से। तो सिंपल सी बात है, अपनी बास्केट में जितने ज्यादा फ्रूट्स रखोगे आप उतने ज्यादा सेफ्टी के साथ चलोगे।
और अगेन आपका अमाउंट तो प्रोपोर्शनेट रहेगा ना, तो आपको प्रॉफिट भी होगा तो प्रोपोर्शनेट होगा, आपको लॉस भी होगा तो प्रोपोर्शनेट होगा, तो यहां पे टेंशन की तो कोई बात ही नहीं होगी। देन उसके बाद कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका इजीली हो जाएगा, रिड्यूस पेपर वर्क, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ चलेगा, ये भी एक चीज है। रिटर्न पोटेंशियल, यहां से जो रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। लो कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, लो कॉस्ट रहेगा। लिक्विडिटी, आप जब चाहे यूनिट्स को बेच सकते हो, जब भी आप चाहो यूनिट्स को बेच सकते हो और वहां से आपको रिटर्न मिल जाएगा, ये एक लिक्विडिटी का भी ऑप्शन है। देन ट्रांसपेरेंसी, अब अगर एक अच्छी म्यूचुअल फंड है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया गया है, कैसे इन्वेस्ट किया गया है, सब चीजें, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो क्यों की गई है, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सब चीजें बताते हैं। यानी कि जो म्यूचुअल फंड का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है। तो ये इसके बेसिक बेसिक एडवांटेजेस है। आप कोई भी 4 से 5 एडवांटेजेस याद कर लेना, आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। जब भी एग्जामिनर इजी क्वेश्चंस बनाने के मूड में होगा, आप लोगों को पास करना चाहता होगा, तो वो आपको ये एडवांटेजेस गिफ्ट के या उपहार के तौर पे दे देगा। देन अच्छा, अब आपको जरा मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। आओ अब जरा समझिए, जो मैंने आप लोगों को वो कैरेक्टर्स के नाम बताए थे, उन कैरेक्टर्स के नाम में थोड़ा सा देखो। स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर प्रिंसिपल बॉडी, बिल्कुल करता धरता शुरुआत करने वाला स्पॉन्सर। हु ब्रिंग्स द कैपिटल एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी, जो क्या लाता है, लोगों से पैसा, मार्केट से पैसा लाता है अपने ट्रस्ट को बोल के। जो ट्रस्ट बिल्ड किया था ना, ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड बोलूं, वो किसका बनाया हुआ था? स्पॉन्सर का बनाया हुआ था। तो स्पॉन्सर का ही बनाया हुआ था, तो मतलब स्पॉन्सर ने एक तरीके से पैसे रेज किए हैं ना। और लोग स्पॉन्सर को पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्पॉन्सर की मार्केट में रेपुटेशन बहुत कमाल की है। देन ट्रस्ट और उनके ट्रस्टीज, एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? स्पॉन्सर द्वारा। और वो ट्रस्ट एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है, और उस ट्रस्ट में ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं, सो दैट जो फंड रेज किया गया है इन्वेस्टर्स से, जो पूल ऑफ रिसोर्सेज है, उसको क्या किया जाएगा, उसको आप किसी को धोखा ना मिले, किसी के साथ कपट ना हो जाए, इस चीज के लिए ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जा रहा है। देन असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये वाला काम कौन करती है? असेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। अच्छा, आप एक बात से शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहां पे असेट वर्ड यूज क्यों किया गया है? एक सिंपल सी बात है, जो लोगों से पैसा लिया गया है, जो पैसा इकट्ठा हो गया है, जिसको इन्वेस्ट करना है, वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश रहेगा। वो कैश एक तरीके, वो क्या है? एक असेट है। उस असेट को कैसे मैनेज करना है, ये काम जो कंपनी करेगी वो बन जाएगी असेट मैनेजमेंट कंपनी। एज सिंपल एज दैट। तो इसमें असेट वर्ड को आपको समझना होगा। देन कस्टोडियन कौन है? वही रखवाला, जिसका काम क्या है? सेफ कीपिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स फंड एंड सिक्योरिटीज, जो भी इन्वेस्टर्स का फंड और सिक्योरिटीज है उनको सेफ कीप करेगा, एंड टू इंश्योर दैट इट वुड बी यूज फॉर इंटेंडेड पर्पस ओनली। और ये क्या इंश्योर करेगा कि जो पैसा जिस पर्पस के लिए आया है सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज हो। देन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, अब यार रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट मैं आपको बता देता हूं, ये रजिस्ट्रार वो वाला रजिस्ट्रार नहीं है जो आरओसी आपने पढ़ा है, वो तो भाई एक जुडिशियल गवर्नमेंट बॉडी है। यहां पे जो रजिस्ट्रार है वो क्या करता है? जो सिक्योरिटीज हैं उनको रजिस्टर करके या ट्रांसफर करने का जिसका काम होगा, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का काम होगा। क्या इसका रोल है आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि मोटा मोटा रजिस्ट्री करना और ट्रांसफर करने, उसकी जो काम करने वाला जो बंदा होगा आरटीए हो जाएगा। आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। देन उसके बाद आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे वो फंड फैमिली कहलाई जाती है। जो कंपनी है ना, वो कंपनी एक ही रहेगी। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, एक म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर है, एक म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। आईडीबीआई का नाम तो आपने सुना होगा, है ना? आईडीबीआई बहुत फेमस बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। स्पॉन्सर कौन है? आईडीबीआई। अब आईडीबीआई ने क्या करा? स्पॉन्सर ने एक ट्रस्ट बनाया, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, उसका नाम क्या है? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड। इसी की फैमिली में देखो नाम क्या आ गया, आईडीबीआई लग जा रहा है, मतलब इसी की फैमिली का है। देन उसके बाद म्यूचुअल फंड ने क्या करा? एक असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई। असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम जरा देखना क्या है? आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। जो रोल है उसी के साथ, बैंक का जो नाम है उसी के साथ उसका रोल क्या बन गया? उसका सफिक्स बन गया है, बात बन गई। देन उसके बाद ट्रस्टी भी कौन होगा? जो ट्रस्ट बना है उसके ट्रस्टीज कौन होंगे? आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। क्या बात है सर! आप चाहे इसमें आईडीबीआई में चले जाओ, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक का देख लेना, जो उनके जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, एक्सिस की अगर आप चले जाओगे, सब में आपको यही सिमिलैरिटी मिलेगी। बट जो रजिस्ट्रार होते हैं और जो कस्टोडियन होते हैं, मोस्टली केसेस में एक थर्ड पार्टीज होती हैं, जो सेम फैमिली यानी कि सेम एसोसिएट्स में से बिलोंग नहीं करते हैं। तो देखो यहां पे रजिस्ट्रार कौन है? कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने किए क्या? है रजिस्ट्रार है। और कस्टोडियन कौन है? कस्टोडियन है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टॉक होल्डिंग, होल्डर, होल्डर मतलब कस्टडी रखने वाला। तो देखो नाम में ही काम छुपा हुआ है।
और ये दोनों कौन है? ये दोनों थर्ड पार्टीज है। क्या आप लोगों को बात समझ आ गई है? हाँ जी, हमें समझ आ गई है सर। अब आप कुछ और बच्चा सा बचा दो। आओ जी, अब मैं जरा आपको कुछ एक बातें बता देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन बंदा क्या रोल प्ले करता है, अब उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्या कोई भी उठ के बन सकता है? क्या मैं स्पॉन्सर बन सकता हूं? क्या इतना आसान नहीं है दोस्त। कुछ कंडीशंस है, यहां पे पैसों का मामला है, और पैसा देख के लोगों की नीयत फिसल जाती है। तो सेबी ने इंश्योर किया हुआ है कि किसी के साथ, देखो, मार्केट में रिस्क की वजह से, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी रिस्क है उसकी वजह से लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मार्केट का नेचर है। बट कोई आपके पैसे लेके फरार हो जाए, लंदन भाग जाए, वो चीज सेबी को बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए सेबी ने क्या इंश्योर किया है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल रखे हैं, सो दैट ये धोखाधड़ी का जो रिस्क है, इस रिस्क को कम किया जाए। तो जरा देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट हैज टू फुलफिल फॉलोइंग, नेमली, एप्लीकेंट कौन होगा? ऑफ कोर्स ही बात है, शुरू करने वाला कौन है? स्पॉन्सर। तो एप्लीकेंट भी कौन होगा? स्पॉन्सर। आइए, द स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन ऑल हिज बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक जो स्पॉन्सर है उसका क्या होना चाहिए? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। साउंड यानी कि साउंड मतलब आवाज आने वाला नहीं, या अच्छा इंसान नहीं। साउंड मतलब है ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब आज तक इसने जो भी बिजनेस किया है, मार्केट में जो इसकी रेपुटेशन है वो बहुत कमाल की है। यानी कि जब पैसे लेता है और जब वापस करने का वादा करता है तो सूद समेत वो टाइम पे वापस कर देता है। इस तरीके की रेपुटेशन होनी चाहिए। ये तो बता दिया एक जनरल क्या कंडीशन है कि भाई मार्केट में उसकी अच्छी जान पहचान होनी चाहिए। देन एक्सप्लेनेशन क्या है? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है। ये तो एक सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी, कोई भी किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। तो लॉ में स्पेसिफिक कर दिया गया है कि साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है। देखिए, अगर वो बंदा बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विसेज में ही बिजनेस कर रहा है, और देखो अगर लेट सपोज आपका स्टील का बिजनेस है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, तो भी आप स्पॉन्सर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपका काम है स्टील मैन्युफैक्चर करना, और यहां पे बात चल रही है फाइनेंशियल मार्केट की, तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आप फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो कब से कम आपको 5 साल हो गए हैं, यानी कि मिनिमम 5 इयर्स आपने किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में काम किया है। दूसरी चीज, आपकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि आपकी जो असेट्स हैं वो आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ इतनी। पॉजिटिव मतलब कितनी भी पॉजिटिव हो, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतनी फेवरेबल सिचुएशन है। बट अगेन पॉजिटिव एटलीस्ट होनी चाहिए इन ऑल द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 इयर्स। और जब हम ये 5 सालों को क्राइटेरिया बना रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में एक बार भी आपकी नेटवर्थ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लगातार पॉजिटिव होनी चाहिए। उससे पहले, अगर 5 साल से पहले, छठे साल में अगर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल का क्राइटेरिया देखा गया यहां पे। देन नेटवर्थ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो म्यूचुअल फंड के लिए, कि म्यूचुअल फंड स्कीम में एंटर करने के लिए, उससे जस्ट पिछले साल में, जिस साल एप्लीकेंट आप बने हो उससे जस्ट पिछले साल में आपकी जो नेटवर्थ है वो मोर देन होनी चाहिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो स्पॉन्सर है ना, इसको मिनिमम कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है? 40%। ध्यान से सुनो, मिनिमम 40% नेटवर्थ ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें मिनिमम 40% इन्वेस्टमेंट या नेटवर्थ का कंट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए? स्पॉन्सर का होना चाहिए। तो आपसे क्या कह रहा है कि नेटवर्थ किसके अंदर? इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर में इज मोर देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पॉन्सर इन असेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर ने जितना असेट मैनेजमेंट कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, उससे ज्यादा आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए जस्ट पिछले साल के अंदर। ठीक है ना? देन स्पॉन्सर हैज द प्रॉफिट्स, और स्पॉन्सर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होनी चाहिए। आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है बट आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो, तो यह भी एक गलत बात है। प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स इन 3 आउट ऑफ द इमीडिएटली प्रेसीडिंग 5 इयर्स, यानी कि 3 आउट ऑफ 5, यानी कि पिछले 5 सालों को देखा जाएगा। जैसे लेट सपोज आज 2021 चल रहा है, मैं बात करता हूं 2020 की, 2019 की, 18 की, 17 की और 16 की। अब ध्यान से सुनो, 3 आउट ऑफ 5, यानी कि इमीडिएटली 3 नहीं बोला है। इमीडिएटली 3 होगा तो मतलब कॉन्सिक्यूटिवली 3 इयर्स होने चाहिए। 3 आउट ऑफ 5 का मतलब है आपको यहां पे प्रॉफिट है, यहां पे लॉस है, यहां पे प्रॉफिट है, यहां पे लॉस है, और यहां पे प्रॉफिट है। तो देखो 1, 2 और 3, 3 सालों में तो प्रॉफिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो फिर आप क्या हो? एलिजिबल। बात समझ आ गई है? तो कॉन्सिक्यूटिव होने की जरूरत नहीं है, 3 आउट ऑफ 5 होना चाहिए। तो इससे यह पता चल जाता है कि हाँ यार, प्रॉफिट कमा सकती है, इट हैज अ पोटेंशियल टू अर्न प्रॉफिट। देन इन द केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, अगर कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड चल रहा है,
सच फंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। अगर स्पॉन्सर का कोई ऑलरेडी फंड चल रहा है तो फंड ट्रस्ट के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब जो बनेगा फंड वो भी ट्रस्ट के फॉर्म में होगा। अगर एग्जिस्टिंग कोई फंड है तो वो भी ट्रस्ट के फॉर्म में होना चाहिए और ट्रस्ट डीड अप्रूव होनी चाहिए बोर्ड द्वारा। बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड का मतलब हमारा प्यारा प्यारा राज दुलारा सेबी। ओके, देन द स्पॉन्सर हैज कंट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूट्स एट लीस्ट 40%। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो एएमसी है, उसमें जो 40% नेटवर्थ है, मिनिमम 40% नेटवर्थ कौन कंट्रीब्यूट करेगा? हमारा स्पॉन्सर, नेटवर्थ ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनी। और प्रोवाइडेड दैट मतलब एक कंडीशन है, एक कंडीशन डाल दिया। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है एनी पर्सन हु होल्ड्स 40% और मोर ऑफ द नेटवर्थ। यानी कि यहां पर एक क्लियर बात कह दी गई है, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें 40% से ज्यादा किसी ने भी अगर नेटवर्थ में कंट्रीब्यूट कर रखा होगा उसको बाय डिफॉल्ट स्पॉन्सर मान लिया जाएगा। यानी कि अगर वो स्पॉन्सर के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहा है, अगर उसको 40% असेट मैनेजमेंट कंपनी में ज्यादा उससे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको बाय डिफॉल्ट स्पॉन्सर मान लिया जाएगा। यानी कि एक स्पॉन्सर जो खुद एप्लीकेंट है तो वो तो भाई स्पॉन्सर हो ही गया, एंड अगर उसके अलावा कोई परसेंट है जिसने 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रखा है, हम उसको भी स्पॉन्सर कंसिडर करेंगे। ऑफ एन असेट मैनेजमेंट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी स्पॉन्सर। डीम्ड मतलब क्या होता है? मान लिया जाएगा, चाहे उसने अप्लाई किया है या नहीं किया है, बाबू आप बन चुके हो। एंड विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशन। और अगर आप स्पॉन्सर बन गए हो तो आपको सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल भी करना होगा जो भी इस रेगुलेशन के अंदर दे रखे हैं। ओके, द स्पॉन्सर या एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। स्पॉन्सर कौन है? एक पर्सन है, या अगर कंपनी के फॉर्म में है तो उसके डायरेक्टर्स भी होंगे। स्पॉन्सर या उसका कोई भी डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर यानी कि भाई की मैनेजरियल पर्सनल टाइप के, टू बी एम्प्लॉयड बाय म्यूचुअल फंड, to be employed by a mutual fund should not have been found guilty of fraud and has not been convicted of an offense involving moral turpitude। ये चीज आप कितनी दफा पढ़ चुके होंगे और कितनी दफा आगे पढ़ेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस चीज से आपका सामना करते रहना पड़ेगा, चाहे ऑडिटर की बात हो जाए, चाहे डायरेक्टर की बात हो जाए, चाहे किसी और रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी की बात हो जाए जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये दो तीन जो चीजें हैं, फ्यूजिटिव ऑफेंडर, कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, मॉरल टर्पिट्यूड, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ये बेसिक कंडीशंस तो भाई पूरी होनी चाहिए। जहां पर भी आपसे भरोसे की उम्मीद की जा रही है, आप अगर इन 4-5 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर देते हो तो आप क्या हो जाओगे? इनएलिजिबल हो जाओगे। तो क्या होना चाहिए? आप गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं होने चाहिए, आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है। मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि भाई मतलब आपकी जो नैतिक शिक्षा है उसी के अगेंस्ट वो चीज जा रही है। और हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस। इकोनॉमिक ऑफेंस मतलब जो भाई हमारे विजय माल्या साहब हैं जो दिवालिया घोषित होकर भाग गए यहां से, इन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस। ओके, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको रट लेना, यहां तो काम आएगा ही, आगे कई और जगह भी ये काम आएगा, रिपीट होगा बेशर्मों की तरह। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज टू एक्ट एज ट्रस्टीज फॉर द म्यूचुअल फंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस। कि आप अपॉइंट करोगे ट्रस्टीज को कि वो ट्रस्टीज की तरह काम करें जैसे रेगुलेशन में लिखा हुआ है। बेसिक बिल्कुल एकदम जेनरिक लाइन है, प्लीज आप इसको याद कर सकते हैं आराम से। मैं कहूंगा इन लाइनों से ज्यादा स्ट्रेस आपको किन पे देना है? इस तरह की लाइंस पे। ये जो कॉन्क्रीट जेनरिक टर्म्स नहीं है, ये बिल्कुल कंडीशन बेस्ड है, उन पे ज्यादा स्ट्रेस देना, उनको याद करना, क्योंकि एग्जाम में आप हर चीज तो लिख के नहीं आओगे ना, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। तो अगर आपको लिमिटेड अमाउंट में अपने आंसर को मोर अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, ना कि जेनरिक पॉइंट्स। कई बच्चे लिख के आ जाते हैं एज में भी प्रेस्क्राइब्ड वाला पॉइंट भी। अब इससे कुछ नहीं होना, तुम्हारी शीट भरेगी, तुम्हारी इंक खर्च होगी, इससे ऊपर कुछ नहीं होना बाबू फायदा। समझो इस बात को, ठीक है? Then, appointment of asset management company to manage the mutual fund and operate the scheme of such funds in accordance with the provision of these regulation। बकवास पॉइंट यार, ये बस जेनरिक पॉइंट्स है, ये वाला चीज हो गई है। आ रही है बात समझ?